हम लोगों को जिस तरह से बड़ा किया गया, बेल्ट, उल्टानी, बेलन, झाड़ू और वायरलेस में चप्पल पड़ती थी, ये सारी चीज़ों से डरे समय रहते थे कि अभी हाँ ये चीज़ करनी, ये चीज़ नहीं करी तो वहाँ से वो पनिशमेंट आने वाली, ये फिक्स चीज़ें थी। हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर, एक और नया एपिसोड। आज के हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मोहम्मद आसिफुद्दीन सर, जो विजडम ग्रुप के चेयरमैन हैं, एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन बिदर में, और एक मकसद के तहत कई सारे बच्चों के साथ एक कहानी जो लिखी गई है इतने सालों में, उसी कहानी को हम लोग आज सुनने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत ही दिल्ली से मैं आपका खैरमकदम करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और इसी सवाल के साथ शुरू करूंगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तबीयत वगैरह सब ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अभी कितनी उम्र हो गई होगी सर आपकी? मैं 57 इयर्स चल रहा है। और जब विजडम का ख्याल मन में आया था तब कितनी उम्र रही होगी आपकी? 35 का था मैं। 35। और उस वक्त एकेडमिशन के अलावा कुछ थे, आप कुछ और प्रोफेशन एक्वायर किए हुए थे? मैं एक्चुअली प्रोफेशनली फार्मासिस्ट था, लेकिन SIO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से 86 से अटैच रहने की वजह से मुझे पूरे मुल्क में घूमने फिरने का मौका मिला। अलीगढ़, जामिया, JNU में मेरे प्रोग्राम हुए। और तालीमी इदारे, तलबा और सिस्टम ऑफ एजुकेशन से बहुत इंटरेस्ट था। सिस्टम ऑफ एजुकेशन से हाँ, मतलब पहले से दिलचस्पी है? पहले से दिलचस्पी है, उस पर लिखना, बोलना, पढ़ना। फिर भी कुछ तो एक थॉट रहा होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टार्टअप अगर कोई करता है, इतनी बड़ी पहल अगर कोई करता है, तो जाहिर सी बात है कि पहले एक नक्शा खींचा जाता है दिमाग में, इसके बाद ही कोई पहला कदम लेगा। एक्चुअली होता यह था कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहने की वजह से हर साल एकेडमिक ईयर के आगाज में जून में 1 महीना एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते थे और स्लम्स में जाते थे, सर्वे करते थे, बच्चों की फीस अदा करते थे, उनको कापियां देते थे, फिर तकारीर करते थे, इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग्स करते थे, ग्रुप मीटिंग्स करते थे, ड्रॉप आउट को एडमिशन दिलाते थे। ये हमारा सिलसिला हर साल चलता था। अच्छा। उसी में 2001 से 2002 तक मेरा एक ख्याल था कि एक बीदर शहर में एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए जी। उस वक्त तक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था बीदर में? बीदर में इंग्लिश मीडियम स्कूल तो था, लेकिन उसके साथ एक अच्छा माहौल और फिर उसमें लैंग्वेजेस के मसाइल थे। उर्दू भी होना चाहिए हिंदी और कन्नड़ा के साथ। तो पहला विजडम है जिसमें उर्दू भी एक सब्जेक्ट है, कन्नड़ भी है, हिंदी भी है, लेकिन उर्दू भी 10 तक चलता है विथ इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तो मतलब उस वक्त तक कोई इंग्लिश मीडियम इदारा ऐसा नहीं था जहाँ पर उर्दू भी बतौर एक सब्जेक्ट सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जा सके? जी जी, 10 तक आज भी बहुत से बड़े इदारों में नहीं है। हाँ, हिंदी ही चलाते हैं, हिंदी कन्नड़। तो हमारे पास हिंदी भी है, कन्नड़ भी है, अलहदा से उर्दू स्ट्रीम भी है। उर्दू को लेकर कुछ खास मोहब्बत, या फिर इसको आप अपनी सकाफत का, अपनी तहजीब का एक हिस्सा मानते हैं? तहजीब और सकाफत का हिस्सा भी है, उर्दू मादरी जबान भी है, और जिसकी मादरी जबान कन्नड़ा है उन्हें कन्नड़ा में पढ़ना चाहिए। ये माहिरीन तालीम का ख्याल है जी। उससे आइंदा हायर एजुकेशन में बच्चों के टैलेंट्स बहुत निखरते हैं। ये एक्चुअल में बड़ा अच्छा थॉट है, क्योंकि मैंने 10वीं जमात तक मैंने उर्दू में तालीम हासिल की। जी। इसके बाद घर से प्रेशर था कि साइंस लो, हालांकि मुझे लेनी नहीं थी। जी जी। जो साइंस में एडमिशन लिया मैंने, वहाँ सब पूरा जो मवाद है, पूरा सिलेबस वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, टीचर खुद इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी। तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
जी हालांकि उर्दू से हम लोग पढ़े भी थे और उर्दू बोलचाल भी घर पे वही जबान थी, वही जबान जो बचपन से हम लोग बोलते हुए आ रहे हैं। तो ये थॉट सही में अच्छा है सर, कि जी मादरी जी जबान में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वाकई में वो बैठ जाती है। इसीलिए मुझे स्कूल का याद है, 11th 12th ये का याद हमारा है। तजुर्बा कामयाब भी रहा। हाँ, हम्म, फीडबैक बड़ा अच्छा आया होगा बच्चों जी का। जी जी। कन्नड़ मीडियम और उर्दू मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हम्म हायर एजुकेशन बहुत स्मूथली कंप्लीट होता है, उनका ख्वाब पूरा होता है। हम्म, तो उर्दू बतौर सब्जेक्ट अलग बात है सर, और जो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं हाँ, वो बच्चे भी आपके पास 11th और 12th में आते होंगे। वो भी आते हैं जी। तो उनके साथ मैं अपना जाती तजुर्बा आपको बता चुका हूँ, तो उन लोगों के लिए कुछ खास टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं आपके पास? ये एक ख्याल सही नहीं है कि उर्दू मीडियम के बच्चे पीछे रहते हैं। हम्म। हमारा तजुर्बा है कि चूंकि हमारे पास साइंस स्ट्रीम है, जी। साइंस स्ट्रीम में लैंग्वेज का ज्यादा मसला नहीं आता। बिल्कुल। हाँ, बच्चों के आईक्यू और हम्म। इंटेलेक्चुअल कितने हैं, बिल्कुल सही बात। वो समझ कितना पा रहे हैं। जी। तो इंग्लिश मीडियम के मुकाबले में उर्दू मीडियम के बच्चे जल्द समझ पाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। ये आपका कन्नड़ जाती मीडियम, तजुर्बा है जी ये। हाँ जी हाँ। हालांकि कुछ अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स थे हम लोगों की क्लास में, उन लोगों में एक हालांकि कोई अफेंड ना हो, ऐसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था कि हमने तो स्कूल में भी यही पढ़ा है। एक डर जो होता था ना सर, जी कि जी। अब इनके साथ कॉप अप करने में परेशानी होगी, हम्म, तो उस डर से हम लोग ज्यादा मेहनत करते थे जी जी। उर्दू मीडियम वाले। तो ये भी एक फैक्टर होता इंग्लिश था। मीडियम में बच्चे रटते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। मेमोराइज करते हैं। हम्म। उर्दू में क्या है, अपने ओन थॉट्स को बिल्कुल। ओन इसमें लिखते हैं और समझते हैं, तो ये जो उर्दू हो या जी कन्नड़ हो। बिल्कुल। जी। पहले जब पहल हुई थी विजडम की, तब कौन सी क्लास तक आपने शुरू किया, फिर एक्सपेंशन उसका कैसा हुआ शुरू होने में? 2002 में हम्म। अ, एक में मैं ये इंग्लिश मीडियम स्कूल विथ कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू सब्जेक्ट के साथ, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के साथ एक स्कूल होना चाहिए। जी। इस जरूरत के तहत मैंने यहाँ एक सिलेक्टेड लोगों को डिनर पर बुलाया 2001 में। पहले सलाह मशवरा करने के लिए। हाँ, तो मेरा ख्याल था कि बड़े पैमाने पर एक कंपनी बनाई जाए हम्म। और एक अच्छा स्कूल इस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, एडवोकेट थे, हर मौका में से लोग बुलाए। हाँ, हाँ। मजहबी लोग थे, जी। और एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान भी थे। हाँ, तो सबने कहा कि आप ही शुरू करें। तो फिर एक साल हम फिर इंतजार किए। उसके बाद एक बिल्डिंग हमको हमारे दोस्त मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, जो रेणुका कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, जी। हाँ, वो कॉलेज यहाँ पर जो सिद्दी तालीम में मशहूर बिल्डिंग में था, वो शिफ्ट हो रहा था, वो खाली थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा स्कूल, उसके लिए बिल्डिंग की तलाश में थे, तो उन्होंने मुझे बिल्डिंग रेंट पर दिलाई और 2002 में मैंने स्कूल शुरू किया। इखराजात थे इतने? जी। इखराजात जो आप जाहिर सी बात है एक्सपेंस बहुत आ रहा होगा, क्योंकि स्कूल शुरू करना, फिर वो इमारत रेंट पे लेनी पड़ती है, तो आपके पास लिक्विड में कैसे? जाहिर है मैं बेरोजगार नहीं था। हम्म। मैं 86 से जी। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट रहा। नौबाद में मेरी इंडस्ट्री है, अभी भी है, वहां से रेंट आता है मुझे। और फिर मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट होने के नाते मेरी रिटेल और होलसेल शॉप थी। जी। मुझे ये एजाज भी हासिल है कि मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। और उनके इलेक्शन करवा कर मैंने कहा कि मैं इसके लिए टाइम नहीं दे सकता, मुझे और बड़े काम करने हैं। हाँ, और इवन स्कूल शुरू करने के बाद भी चूंकि ये जिम्मेदारी का काम है, पेरेंट्स ने मुझ पर एतमाद किया है। जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर में 2002 में 178 स्टूडेंट का एडमिशन के साथ, रिकॉर्ड एडमिशन के साथ। कौन सी क्लास में? ये 3 क्लासेस, LKG, UKG और फर्स्ट। 178 मतलब ये खाता खोला आपने 178 के नंबर? हाँ, आज तक
किसी ने भी ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया आज तक भी? आज तक भी नहीं। कोई नया स्कूल 178 एडमिशन से शुरू नहीं। कुछ तो रहा होगा जब हाँ। इतने लोग मुतवज्जा हुए हैं, इस तरफ हाँ। अट्रैक्ट हुए हैं, कुछ तो आपने स्ट्रैटेजी अपनाई होगी अपना हाँ। मैसेज पहुंचाने के लिए मासेस तक। उसके लिए हमने पब्लिसिटी तो ज्यादा नहीं की, लेकिन चूंकि मेरी पर्सनालिटी लोगों में नोन थी, जी। लोगों ने एतमाद किया। दूसरे कुछ हमने पेंटिंग ऐसी की, उससे भी अट्रैक्ट हुए। पेंटिंग्स लाइक व्हाट? जैसे पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स वॉल पेंटिंग्स जो स्ट्रीट पे होती हैं। हाँ, स्ट्रीट पे और खुद स्कूल के अंदर बच्चों की दिलचस्पी के चीजें, टॉयज, और फिर हमने जो करिकुलम अपनाया जी। वो पूरा उसका हमने तारुफ कराया। हमारे एक दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सैयद तनवीर अहमद साहब ने मुझे मुफीद मशवरे दिए। ये बचपन के दोस्त हैं आपके? हाँ। या यानी बचपन के दोस्त तो नहीं, हमारे यसाइयों के हाँ, सीनियर्स में से हैं। इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स हाँ। जिसको बोलते हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं वो भी, उन्हें भी तालीम से दिलचस्पी रही। जी। हम ख्याल। हम ख्याल। और ऐसे सफर में तो किसी हम ख्याल का होना जरूरी भी होता है। उस मौके पर एक तालीमी इदारे के हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब की ये राय थी कि तुमने जो स्कूल शुरू किया है और जो उसका लुक बनाया है, बोर्ड से लेकर और पूरा पेंटिंग और अट्रैक्शन, उसकी जो तज़ीन और आराइश की है, इसको देखकर 20-25 साल से जिन स्कूलों के बोर्ड नहीं बदले थे, बोर्ड बदले गए फिर। वो बोर्ड बदले गए, पेंटिंग। ये लोगों का ख्याल था। जो बोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ करते थे जी, वो फिर से लिखे गए। उस जमाने में मैं 30,000 रुपीस खाली तज़ीन आराइश पे खर्च किया था। इतना जरूरी क्यों समझते हैं आप इस चीज को? हाँ, हालांकि आपको रिजल्ट भी मिला इस चीज का भरपूर। जी जी। जब लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दें तो समझिए कुछ बड़ा किया है आपने। हाँ। ये बात तो है। तो LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड, जी जी। पहले 3 क्लासेस, हाँ। फिर वो एक्सपैंड होते हुए कहाँ तक गया? वो कुछ वो गया 5th तक प्राइमरी जी। फिर उसके बाद हर साल हायर प्राइमरी, फिर हाई स्कूल हमारा आते गया। तो इस तरह। जब 10th स्टैंडर्ड तक आप पहुंचे तो जी, जी। पहले बैच का नतीजा कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। चूंकि हमारे पास स्टूडेंट कम थे, जी रिजल्ट्स अच्छे आए। 2015 में जी। हमारा रिजल्ट एकदम हिट हो गया। 2015 में? 2015 में 12th का, ये 10th का रिजल्ट बीदर डिस्ट्रिक्ट में टॉप रहा। कितने परसेंट के सर? इंडिविजुअल का परसेंटेज था 98.8। 10th स्टैंडर्ड में? हाँ, 10th स्टैंडर्ड 98.8%। या तो वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में पूरे कर्नाटका में टॉप था, और बीदर डिस्ट्रिक्ट में पूरे इंस्टीट्यूट में, पूरे हाई स्कूल्स में टॉप था। ओके। और जो पहले बैच से आपके बच्चे गए हैं जी, उनसे राब्ता है अभी? है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बैच के बच्चों में खुद मेरा बेटा है और फिर उसके साथियां हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली इस पॉइंट पे आना चाहता था सर। कहा जाता है कि मान लीजिए कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, वो चला आ रहा है पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स, उसके खुद के बच्चे वहां पे नहीं पढ़ते। कोई इंस्टीट्यूशन चला भी रहा है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, वो इंस्टीट्यूशन चला रहे होते हैं मुल्क हिंदुस्तान में और उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं अब्रॉड में। आपके बच्चों ने कहा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैंने शुरू ही से, पहले साल से जी, मेरे बच्चे एक बड़े इदारे में, पुराने इदारे में यहाँ पर थे। एक बच्ची LKG में थी और बच्चा फर्स्ट में था, तो भी मैंने बच्चे को यहाँ पर फर्स्ट में ही उसे रखा और अपने बच्ची को यहाँ पर UKG में ला लिया। तो मतलब आपके बच्चे भी हाँ। फर्स्ट से पूरा? मेरा शुरू से ये यकीन है जी कि मेरे इदारे पर मुझे भरपूर एतमाद है, यहाँ के करिकुलम पर, यहाँ के टीचर्स पर,
यहाँ के पूरे सिस्टम पर। हम्म तो इससे सब बच्चे फायदा उठा रहे हैं, मेरे बच्चों को भी फायदा होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कोई कमी है तो हमारे इल्म में भी आती है, उसे हम दूर करते हैं। और हमारे बच्चों को हम जिस तरह देख रहे हैं, दूसरे बच्चों के लिए भी वो लव एंड अफेक्शन एंड रैपोर्ट आना चाहिए। जब तो आपके बच्चे जब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अ, जाहिर सी बात है वो कह सकते हैं कि अरे हाँ मेरे बाप का स्कूल है, मेरे बाप का कॉलेज है, तो कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप सर जहां तक मेरा अंदाजा है आप एक डिसिप्लिन लाइफ चाहते हैं हर किसी बच्चे से, तो वहां पर आपने कुछ पाबंदियां भी आयद की होगी अपने ही बच्चों पर, अपनी इंस्टीट्यूशन में। ये भी हुआ है, हम्म यानी बच्चों की तरफ से नहीं हुआ। हम्म तो हमारी बेटी जब क्लास में टॉप करती जी। तो पेरेंट मीटिंग में ऑब्जेक्शन आता था। तो मैं कहता था कि उसकी पूरी आंसर शीट स्क्रिप्ट उनके सामने रख दो। सामने रख दो, अच्छा। हाँ। तो ये वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट ली, हाँ, यहीं से पढ़ के 12th भी यहीं से की। गवर्नमेंट मेडिकल डॉक्टर सीट है वो हासिल आज की। जी। अच्छा, वो डॉक्टर दोनों बन चुकी बच्चियां हैं। डॉक्टर हैं, हम्म। बच्चा एमबीए है। तब तो आप पारिवारिक सुखी जीवन जी रहे हैं। आप कभी जी पता चला कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल इमरजेंसी है तो घर में ही डॉक्टर हैं। जी जी। ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है सर वैसे। ये फिर बताओ कि नहीं ऐसे थोड़ी, मेरी बच्ची है तो मैंने दामाद भी न्यूरो हाँ, सर्जन है, न्यूरो सर्जन है। एमएस एमसीएच निमहांस से। कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये सब लोग अभी? ये बेलगाम में है बड़ी बेटी, अच्छा। सेकंड बेटी बीदर ही में है, दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम्म बेटे की भी शादी की है, बहू डॉक्टर है। जी। हम्म, अभी कुछ दिनों पहले सर यूनिवर्सिटी में जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, उस दौरान यूनिसेफ के कई सारे प्रोग्राम्स होते थे हमारे साथ। तो वो लोग हेल्थ जर्नलिज्म, एक सेपरेट पेपर हम लोगों को पढ़ाया जाता था। उसमें मेरा जो एक परसेप्शन बना हुआ था सर, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, मुझे लगता था कि खासकर बिदर को लेकर कि ये लोग क्या एक ही फील्ड के पीछे, एक ही स्ट्रीम के पीछे पड़े हुए हैं। हर किसी को डॉक्टर बनाना है, हर किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी और स्ट्रीम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। वहां पे हकीकत का जब सामना किया सर मैंने, यूनिसेफ की तरफ से और डब्ल्यूएचओ की तरफ से बाजाब्ता जो इंडिया के ऊपर पेपर सबमिट किए गए हैं, आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। जो एवरी 15 किलोमीटर्स के दायरे में कहा जाता है कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए, हर 6,000 लोगों के ऊपर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए और कई सारे डिकेड्स हम लोगों को चले जाएंगे। इतनी जरूरत डॉक्टर्स की है, मुझे तब पता चला। तो इस नीड की वजह से आप चाहते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा रुझान है, या फिर कोई अलग मकसद है कि इन्हीं दो स्ट्रीम्स पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है बतौर खास? जाहिर है डॉक्टर्स की तो समाज में जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत अभी डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स के लिहाज से हम्म इंडिया में बहुत से डॉक्टर की जरूरत है। जरूरत है बिल्कुल। तो वो डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग जाहिर है यहाँ पे खास तौर से ये रीजन हैदराबाद कर्नाटक रीजन में डॉक्टर और इंजीनियरिंग का एक ट्रेंड बने हुआ है। हाँ, वो तो हाँ, हर डिकेड बदलता भी है। हाँ, ये ट्रेंड अभी टूटा नहीं है, टूटा नहीं है अब तक। उसको तोड़ना चाहिए। उसमें हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट जी उस पर गौर कर रहे हैं कि हम्म बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट कराए जाएं, उस पर आए। लेकिन अभी ट्रेंड बदलने टाइम लगेगा। खुद पेरेंट का भी ट्रेंड उधर ही है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपना चुके हैं अभी, सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ, आपका क्या फीडबैक है उस पर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे अहम होलिस्टिक एजुकेशन है जी। आइंदा बच्चों के लिए, खास तौर से हायर एजुकेशन में, इवन हाई स्कूलिंग में इंट्रोड्यूस हो चुका है कि वो सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं जी। अगर किसी को साइंस नहीं लेना है तो वो छोड़ सकता है। तो बहुत से उसके लिए आज़ादी है, फितरी है वो। लर्निंग इन्वायरमेंट में मैं बात करूंगा सर, क्योंकि जब आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे तवज्जो देते हैं और जो किताबों से हटकर कई चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, जैसे आपने बोला कि वो पेंटिंग बोर्ड्स चेंज करवाए कई सारे लोगों ने, तो एक इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात की जाती है,
माहौल सबसे पहले प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। तो उस माहौल की अहमियत क्या देखते हैं आप? और जो धीरे धीरे ये नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं, इसका लर्निंग इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है आपके हिसाब से, जो तजुर्बा आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे सीख रहे हैं? बच्चे सीख भी रहे हैं और बहुत सी चीजें उन्हें सिखाना भी है। अ, चूंकि और ये प्राइवेट स्कूल्स में खास तौर से टीचर्स की ट्रेनिंग्स की जरूरत है, बिल्कुल, ये बात उनके तो है। अपग्रेडेशन की जरूरत हम्म। है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है काम, और उस तरफ सबको आना है। आप कुछ पर्सनली कुछ वर्कशॉप्स लेते हैं टीचर्स के, क्योंकि आप खुद भी एक इतने सलाहियतमंद आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है आप मीटिंग में सबको बताते होंगे कि देखिए नहीं आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ करनी है। इसके लिए मैं भी लेता हूँ पर्सनली, हम्म। और यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है। जी। वो सिस्टम सबसे अच्छा ये है कि ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी का हमारे पास करिकुलम है स्कूल ओके। में, और उसका भी एडवांस एडवांटेज वर्जन है। थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए उसको, एग्जैक्टली है क्या ये? ये क्या है, बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोरिलेट है। जी। और डिजिटल, लर्निंग के ऊपर ज़्यादा हाँ, तवज्जो दी जाती 3 ऐप हैं उनके। है। हाँ। माई किट पेरेंट ऐप है, माई बैग स्टूडेंट ऐप है, माई क्लास टीचर ऐप है। तो ये पेरेंट्स, फिर बच्चे, फिर टीचर, तीनों के टीचर, लिए सेपरेट है। हाँ, और सीबीएसई नॉर्म्स के तहत उसमें पूरे वर्कशीट्स हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए। कुछ आउट ऑफ द स्कूल भी विजिट्स हैं। हम्म। जैसे अभी हमने विजिट कराई जेडपी ऑफिस की। जी। जेडपी के सीईओ जो आईएएस ऑफिसर हैं, दुबई सर, जी। हाँ, उनके साथ हमारी बच्चों की टीम उनके ऑफिस में मुलाकात करके उनसे इंटरेक्ट करके आई। तो उनका क्या फीडबैक था? वो भी तो जानते होंगे जी ये जी जी, डिजिटल लर्निंग वाले में। उनका वो भी बहुत मुतासिर रहे हम्म। बच्चों से, और बच्चों को उन्होंने एडवाइस किया कि हायर एजुकेशन में आप बड़े ख्वाब देखें। हम्म। ये थॉट्स आते कहाँ से हैं सर? जैसे ये बताया आपने ऑक्सफोर्ड वाला, एग्जैक्टली ऐसे तो है नहीं कि किसी ने तजवीज किया होगा। आप कंटिन्यूअसली या फिर कई और देशों के भी एजुकेशन मॉडल्स को आप स्टडी कर रहे होंगे यहाँ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। कहाँ से आते हैं ख्याल ये सब? ये मलेशिया का हमने एक देखा है, जी। और फिर ये ऑक्सफोर्ड वालों का भी देखा है। आप खुद स्टडी करते रहते हैं या कोई तजवीज करता है आपको? मैं भी स्टडी करता हूँ, मशवरे भी लेता हूँ। हम्म। उसमें हमारे, जैसा कि मैंने कहा, तनवीर अहमद साहब इसी फील्ड में हैं। हम्म। वो अब एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, जी। अवार्ड्स लिए हैं, हम्म। और मरकजी तालीमी बोर्ड के जिम्मेदार हैं, पूरे मुल्क में दौरे करते हैं, जी। तजुर्बात हैं उनको। तो वो मेरे खैर ख्वाहों में से हैं, हमेशा मशवरे देते रहते हैं। उनको बुलाया भी, मैं यहाँ कैंप भी करते हैं, और टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, बच्चों का मोटिवेशन होता है। हाँ, उड़ान नाम से किए, अभी हमने इस विजडम स्पार्क के नाम से 2 दिन बच्चों को किसी इन्हीं एक्टिविटीज के लिए हमने सेलिब्रेट किया। ये एक्चुअल में ज़रूरी भी है, क्योंकि जब बच्चा कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट हो रहा है सर, आज का दौर जो है वो कम्युनिकेशन का दौर है। जब तक आप वोकल नहीं होंगे, आप मतलब आपके पास पूरा खाना बनाने की सामग्री मौजूद है, अगर आप सर्व नहीं कर पाएंगे तो वो वैल्यू नहीं समझी जाती। कहीं पे इंटरव्यूज में भी बच्चे अगर जाते हैं तो वो शुरुआत से उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी पाती है, अपने दम पे वो कुछ बोल पाएँ, किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पाएँ, ऐसा बहुत कम जगह पर होता है। हालाँकि आप शायद इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा कॉन्शियस हैं कि नहीं, इस चीज़ पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए, है ना? तभी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं शायद। स्टूडेंट का मोटिवेशन हुँ। बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। हम तो करते ही हैं, हुँ। हम दूसरे स्कूलों में करते हैं तो अपने स्कूल में भी करते हैं। जी। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। टीचर्स का भी करते हैं। स्टूडेंट के मोटिवेशन के सिलसिले में मैंने बेंगलुरु के सिग्मा फाउंडेशन के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अमीन मुदस्सिर, उनको जी। बुलाया।
फिर कलकत्ते से एक रिंग कमांडर शमीम अख्तर को बुलाया, और एक बेंगलुरु के कैरियर गाइडेंस के एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर काजिम को बुलाया। जी। फिर पूना के हमारे सईद अहमद साहब से तो आप वाकिफ हैं, हाँ, उनके भी हमने प्रोग्राम कराए। फिर इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी कुछ एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स रहते हैं, उन्हें हमने बुलाया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2014 में जी। जो नेशनल लेवल की साइंस एग्जीबिशन हुबली में लगी थी, अगस्तिया एक फाउंडेशन है जी। जिसको बहुत से मल्टीनेशनल्स फंड करते हैं, और यही फाउंडेशन हर जगह साइंस सेंटर्स चलाती है जी। उसके जेर निगरानी चलती। तो नेशनल लेवल का सेकंड नेशनल अवार्ड जी। विजडम स्कूल के 9th के स्टूडेंट्स ने हासिल किया 2014 में। 2000 फर्स्ट अवार्ड गुजरात से, कर्नाटक से विजडम स्कूल। तो आप समझते हैं कि वो जो तो हाँ, उसके जो जजेस थे जी, मल्टी पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वो बनाए थे बच्चे। तो वो जो जजेस थे उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट थे। तो वो साइंटिस्ट ने ख्वाहिश की हमसे क्या कि हम वो स्कूल देखना चाहते हैं जहाँ और पे उन ये बच्चों बच्चे से पढ़ रहे मिलना हैं। चाहते हैं। हाँ हाँ, तो डॉक्टर नागराज जी। जो सिलेबस कमेटी में भी हैं गवर्नमेंट की जी। साइंस की, तो उनका प्रोग्राम हमने यहाँ पर रंग मंदिर में रखा है। हाँ, डीसी, सीईओ और डीडीपीआई ने उन्हें वेलकम किया और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि तमाम 10th के स्टूडेंट्स को हम वहां जमा करेंगे और वो उनसे इंटरेक्ट करें साइंटिस्ट से। तो बच्चों में इतनी क्यूरियोसिटी होती है। ये बात तो है। अभी आपके सिलेबस में एक जो बहुत खास बात है, फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, जो माहौल है, वो आप मुझसे बेहतर शायद जानते हैं। तो ऐसे में एक मॉरली फिट सोसाइटी का तस्वर, बीइंग ए मुस्लिम, आप भी चाहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो हमें सिखाता है वो हमारा मज़हब ही है, इस्लाम बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो इस चीज़ को आप एकेडमिक्स में भी आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो चीज़ कैसे काम करती है? जैसे टाइम की पाबंदी है जी, इबादत हैं, 5 वक्त की नमाज है, अगर बच्चे नमाज की पाबंदी करें, जी, नमाज ज़ाहिर है वक्त पे है, तो अब पंक्चुअलिटी से टाइम पर वो स्कूल आएंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ होगी। फिर उन्हें मोटिवेशन भी बार बार करते रहना पड़ता है बच्चों को। फिर इसके लिए हम एक बच्चे टीचर से आगे की चीज जो अक्सर नेग्लेक्ट हो रही है जी, वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग वर्कशॉप, पेरेंटिंग क्लासेस करना भी बहुत जरूरी है। तो हम हर साल 2 पेरेंटिंग वर्कशॉप एक्सपर्ट्स को बुला के करते हैं, जिसमें पेरेंट आज के नए माहौल में आप जो पूछे हैं सही है कि कभी बच्चे पेरेंट के लिए चैलेंज थे, लेकिन मैं कहूंगा कि आज बच्चों के लिए पेरेंट भी चैलेंज बन गया है। ये थॉट मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मतलब पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स एग्जैक्टली क्या चीज है? पेरेंटिंग के वर्कशॉप यानी पेरेंट के जनरली जो शिकायत होते हैं अपने बच्चों से बिल्कुल, कि बच्चा जल्दी उठता नहीं, बच्चा जल्दी तैयार होता नहीं, बच्चा पढ़ता है तो याद नहीं करता, बच्चा जिद करता है जी, बच्चा बात नहीं सुनता। तो इन चीजों को हम एड्रेस करते हैं, इन इश्यूज को कि इसके साथ कॉप अप कैसे करना है। एक दूसरा, एक हद तक बच्चे की जो फितरी चीजें हैं जी, उसको पेरेंट को सुनना है। हर बच्चा अलग होता है। आज 800 करोड़ की आबादी है जी, तो अल्लाह ताला ने हर एक को अलग पैदा किया है। हर एक का फिंगर थंब अलग है, आई बॉल अलग है, तो हर एक अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके रुझानात अलग हैं। इसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। पेरेंट उसको रियलाइज नहीं कर रहा। चाचा का बच्चा वो कर रहा है, तू कर,
आंटी की बेटी वो कर रही है तो कर। आमतौर पे जो कहावत कही जाती है, शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है। हाँ, हमारा बच्चा भी करना करना चाहिए। चाहिए। अरे आपका बच्चा उससे भी बड़ा बन सकता है, बिल्कुल। क्यों आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसको? तो हम्म। उसके लिए फिर एक आगे की चीज जी। जो हम इंट्रोड्यूस किए हैं वो है 9th 10th और 11th 12th में बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट कराना चाहिए काउंसलर्स के जरिए। ये काम, क्योंकि बहुत सी पेचीदगियां आ रही हैं आजकल डिजिटल वर्ल्ड की वजह से, बच्चों के माइंड भी मुतासिर हैं और पेरेंट के माइंड भी मुतासिर है। बिल्कुल। हाँ, वो कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। जी। तो इसके लिए काउंसलर्स के जरिए साइंटिफिकली आप मंतिकी तौर पे उनके एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं, जिसमें इंटरेस्ट टेस्ट होता है, उनका कैपेसिटी टेस्ट होता है। इंटरेस्ट और कैपेसिटी मैच कर रहा है नहीं, और उसकी रिपोर्ट ऐसी होती है जैसे मार्क्स में नहीं होती, जानते हैं आप काउंसलर की रिपोर्ट, जैसी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, पूरे ये फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से फील्ड में ये सक्सेस होंगे। इसको शायद साइकोमेट्रिकल टेस्ट नाम साइकोमेट्रिक भी बोलते हैं इसे। तो मैंने कराया, 350 बच्चे, 350 बच्चे हमारे पास, सिर्फ विजडम के नहीं, पूरे अदर स्कूल्स के कॉलेजेस के आकर दिए। हमारे पास वो भी प्रोग्राम है बेंगलुरु के अच्छे काउंसलर्स और एकेडमीज के जरिए। ये एक्चुअल में बहुत अंडररेटेड चीज है सर। आजकल अगर मैं मेरे खुद के पेरेंट्स की बात करूं, हम लोगों को जिस तरह से बड़ा किया गया है, बेल्ट, उल्तानी, बेलन, झाड़ू और वायरलेस में चप्पल पड़ती थी, ये सारी चीज़ों से डरे समय रहते थे कि अभी हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करी तो वहाँ से वो पनिशमेंट आने वाली है, ये फिक्स चीज़ें थी। और हालांकि ना मेरे वालिद पढ़े लिखे हैं ना मेरी वालिदा पढ़ी लिखी हैं, मगर उन दोनों को, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे इसीलिए तालीम की अहमियत उनमें ज़्यादा भी थी, तो वो चाहते थे कि नहीं हमारा बच्चा पढ़े। तो जब तक वो सख्ती से पेश आ सकते थे वो सख्ती से पेश आए। मैं आपको बताऊं सर, 12th में मेरा फिजिक्स में बैकलॉग लगा था, साइंस में। तो रिजल्ट मैंने देखा, चलो बैकलॉग लग गया। अब मैं इस टेंशन में हूँ कि पापा की तरफ से आएंगे, लात आएगी, घूसे आएंगे, ऊपर साए जाएंगे दबा के, मम्मी मारेंगी फुल, और भाई वो अलग तलखियाँ बरसाएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। मैं घर पे पहुंचा तो क्या हुआ रिजल्ट का, तो एक पेपर, बैठा हूँ कोने में, चेहरा एकदम उदास है। अब मुझे लगा सब लोग मारने वाले हैं, मगर एक्चुअल में मेरे वाले साहब के जो जुमले थे, मैं हिल गया था अंदर से। कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है ना, उसमें निकाल लेना। ये सही है। हाँ मैं सर, यानी टोटल 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट जा रहा है। एग्जैक्टली। तो उसको पेरेंट्स को पॉजिटिव ये लेना चाहिए कि बेटा आप 5 सब्जेक्ट में पास हो, वो सर, और उसे एक छोटा सा गिफ्ट आइसक्रीम की शक्ल में, टॉफी की शक्ल में देना चाहिए। सर गिफ्ट तो छोड़िए, आपने आमिर खान का सत्यमेव जीते, उसमें एजुकेशन का मैं एक देखा और बहुत मुतासिर हुआ। बहुत उन्होंने कहा कि उनके सर्वे के मुताबिक जबकि 90% पेरेंट ऐसा है जो बच्चा, पेरेंट घर आने के बाद बच्चे से पहला सवाल ये करता है कि आपने होमवर्क किया कि नहीं। बिल्कुल। सिर्फ 8 to 10% पेरेंट ऐसा है जो विश करता है, मुस्कुराता है और दूसरी बात करता है। ये ट्रेंड भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हम भी जिस तरफ जा रहे हैं स्कूलों में, होमवर्क, हम इसको भी थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं। अब नई पॉलिसी में क्लास वर्क बढ़ाना है आपको, क्लास वर्क बढ़ाना है, हाँ, और होमवर्क कम करना है। पेरेंट क्या चाहता है, बच्चा इंगेज हो जी। हाँ, तो आप इंगेजमेंट के लिए कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं। असाइनमेंट इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। हाँ, तो ये कुछ नई चीज भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या चल रही है अभी? नहीं चल रही, शुरू हो चुकी है। पेरेंट को हमने ये बता दिया है कि आप होमवर्क कम आएगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सर जो इस चीज की तरफ थोड़ा सा आइए आप,
बच्चे जब आते हैं, जब पेरेंट मीटिंग होती है बतौर खास, उसमें शायद खुद भी आप अटेंड करते होंगे पेरेंट्स को, जी जी उनका फीडबैक कलेक्ट करने के लिए। जी जी। तो जो बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं सर अपने बच्चों के साथ? यहाँ पर आप सुनकर हैरत होगी आपको, अब ट्रेंड बदल रहा है। जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, जी। उनका शदीद एहसास है कि उनके बच्चे पढ़ना। पढ़ना बिल्कुल। हाँ। और जैसा भी है वो पेरेंट मीटिंग अटेंड करते हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर। और जो पढ़े लिखे हैं, जाहिर है उनका थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है। बच्चों को देखते हैं, वो तो पढ़ते ही हैं। उमूमन जहाँ पढ़े लिखे पेरेंट हैं, पढ़े लिखे पेरेंट नहीं हैं, जी। वहां बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत खास बात है। तो बिल्कुल। ये चेंज आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं तो हैरत होगी आपको कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर के 3 बच्चे हमारे पास पढ़े और 2 बेटियां और एक बेटा डॉक्टर बने। ट्रैक्टर ड्राइवर। हाँ, मलकापुर के। और मन्ना खेली के पान शॉप चलाने वाले मशहूर साहब हैं, उनके 2 बच्चे डॉक्टर बने हॉस्टल में रह के। इस कैफियत को थोड़ा सा बयान कीजिए सर कि जब किसी का बच्चा कामयाबी हासिल करता है और उसके वालिदैन आप तक आते हैं, उनकी आंखें क्या कह रही होती हैं आपसे? हैं बहुत से पेरेंट हैं जो कदरदान भी हैं। हाँ, और वो शुक्रगुजार होते हैं, आते हैं, हमारी भी गुलपोशी करते हैं, शालपोशी करते हैं, तो मशकूर होते हैं। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है सर। अब वहां से उस घर की एक पूरी जनरेशन चेंज होगी। जनरेशन से एक पूरा जो जो जंजीर अब तक चली आ रही थी, कड़ी टूट जाएगी। कड़ी टूट जाएगी, चेंज आ गया। अब एक घर पे कोई है जो प्रोफेशनली कहीं पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, अब उसके बच्चे शायद और ज्यादा पढ़ेंगे। फिर एक तो ये मतलब रेवोल्यूशन है सर ये। सही है। अगर एजुकेशन में अगर कोई ऐसे कारनामे अंजाम दे रहा है, कभी आपको भी फख्र होता होगा कभी कभी कि हाँ चलो जो शुरू किया था कुछ तो हो रहा है। खुशी होती है, शुक्र बजा लाता हूँ। कभी कभी फख्र तो नहीं करता, शुक्र बजा लाता। हाँ वही तो, फख्र तो कर भी नहीं सकते। हाँ। आईने में देख के ऐसे तो होता होगा कि हाँ कुछ तो किया है भाई तुमने। हाँ। आईने में देख के खुशी तो होती होगी सर। वो भी है। और एक अहम बात यह है कि हमारा जहन ये बना हुआ है कि जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है जी, पेरेंट ने भरपूर हम पर एतमाद करके यहाँ पर एडमिशन कराया, तो उसकी रेस्पेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना, इसके हम पाबंद हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके। तो इस एहसास जिम्मेदारी के तहत हम काम कर रहे हैं। अभी 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपके पास बतौर खास जैसे आपने बताया कि जो सोसाइटी को डॉक्टर्स की नीड है अभी, उसको फुलफिल करने के लिए क्या अलग प्लान्स है? और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के सामने नीट एग्जाम का, उसके लिए क्या ऐसा खुसूसी मवाद आप पेश कर रहे हैं बच्चों को? क्या ऐसे यूनिक कुछ स्ट्रक्चर दे रहे होंगे या कुछ तो होगा? यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट गारंटी प्रोग्राम है। रिजल्ट गारंटी प्रोग्राम नीट का वो कैसे है जी? हमारे यहाँ सबसे पहले फैकल्टी नीट की बिल्कुल टीम अलग है, जिनका एक्सपीरियंस 15 साल से ज्यादा, और टॉप एकेडमीज के वो हैं, आकाश के हैं, नारायणा के हैं, चैतन्य। अच्छा। उन्हें हमने यहाँ पर हाई पेमेंट्स पर रखा है जी। और शेड्यूलिंग की जाती है बाज़ाब्ता, वीकली शेड्यूलिंग, डेली शेड्यूलिंग, वीकली टेस्ट, फिर क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इस तरह फिर पेरेंटिंग, काउंसलिंग,
ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, इन ये डे स्कॉलर भी होते हैं या जरूरी है कि ये लोग यहीं पे रुके? हमारे पास पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल है, जी। प्री मैट्रिक नहीं है। अच्छा। तो नीट का रिजल्ट हॉस्टल में रहने से अच्छा आता है। उसकी वजह यह है कि बच्चा जो आने जाने में टाइम उसका सर्फ होता है, सर्फ होता है बिल्कुल। उसमें क्या है, उसकी दिलचस्पियां उसके बढ़ अलावा जाती हैं। इन्वायरमेंट भी नहीं होता है सर। एनवायरनमेंट भी नहीं होता, हॉस्टल में बैठता है सबके साथ, सब पढ़ते हैं तो वो पढ़ता है। तो उसके लिए कोई पढ़ना मुश्किल काम नहीं होता है, एक इंटरेस्ट और एक हॉबी और एक पैशन बन जाता है। मेरे खुद के साथ ये चीज होती थी सर। हाँ। मैं जब अपने 12th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता था तो कहीं पे पीछे बर्तन बज रहे हैं, कहीं पे टीवी की हाँ, आवाज वो आ तो रही है। होता है। ये तो चीज ऑब्वियस है, और ये सही है। एक देसी घर में ये सब चीजें होंगी ही। सही है, सही। हालांकि अब बहुत कॉन्शियस हो गए लोग, अरे बच्चा पढ़ रहा है, टीवी की आवाज धीमी कर दो। अभी हमारे पास दूसरी तरफ से जो डिफरेंस है जी। यहाँ पर, वो एक खास बात है। हाँ, आजकल डिजिटल कंटेंट बहुत आ रहा है। बहुत आ रहा है। हाँ, तो डिजिटल कंटेंट जो स्टूडेंट 11th-12th में होते हैं, अगर हम उनको ज्यादा प्रोवाइड कर दें, तो वो इम्प्रूव नहीं होते, हमारा तजुर्बा है। डिजिटल हाँ, कंटेंट। डिजिटल क्लासेस। ओके। तो बहुत से इंस्टीट्यूट ये काम कर रहे हैं जिनका स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ, एक लेक्चरर एक क्लास में क्लास लेता है फिजिकली ऑफलाइन, उसकी क्लास डिस्प्ले होती है दूसरे क्लासों में। तो वहां बच्चे का इंटरेक्शन कैसा होगा, वहां डाउट क्लैरिफिकेशन कैसा होगा, वहां पर्सनल अटेंशन कैसे होगी। हम तो जब तो हमारे पास डिजिटल कंटेंट भी है, और उसको हम नेक्स्ट एजुकेशन कहते हैं। यानी आप जो भी पढ़ाना है, लिखाना है, प्रैक्टिस है, इन सब के बाद लास्ट में आपको एक डिजिटल क्लास देना है। एग्जैक्टली सर, ये हाँ। चीज है, क्योंकि हम लोग जब क्लास में ये सोते बहुत हो रहा है। हाँ। ये मार्केटिंग भी बहुत हो रही है जी। उससे पेरेंट भी धोखा खा रहा है, बच्चे भी धोखा खा रहे हैं। वो चैलेंज आज बीदर तक भी पहुंच चुका है, आप समझ रहे होंगे। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में आप फर्क देख रहे हैं मतलब? बहुत फर्क है। तो मतलब क्वांटिटी से क्वालिटी इफेक्ट होती है? अगर आप क्वांटिटी अगर थोड़ी कम हो और उस पर फोकस करें, तो आपका इनपुट अगरचे के एवरेज हो, आप उसको प्रोसेस करके आप उसको नीट लेवल तक ला सकते हैं। और क्वांटिटी बढ़ जाए, इनपुट अच्छा है, अच्छा बच्चा आ जाए और उसको प्रोसेस सही ना हो, तो रिजल्ट डाउन आ जाए, बिल्कुल आउटपुट ये नहीं आएगा। तो प्रपोर्शनेट रिजल्ट हमारा दूसरे कॉलेजों से आज 10 साल से अच्छा है। ये बात बहुत सही है सर। हम लोग क्लास में सोते थे, उड़ता हुआ डस्टर आता था हम लोगों के पास। जी जी। पता रहता था सामने एक फिजिकली एक आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक स्टिक है, जिसके हाथ में किताब भी है और एक चौक भी है, और वो कुछ कर रहा है सामने बैठ के। सामने एक स्क्रीन लगा दी है। आजकल मैं बच्चों को भी देखता हूँ सर, मेरी खुद की जो सिस्टर्स हैं वो घर में बैठ के क्या कर रहे हैं फोन में, नहीं तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फलाना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई बायोलॉजी की हम लोग क्लास सुन रहे हैं। एक तो उसमें आंखें इफेक्ट होती हैं सर, और उस चीज का जब आदमी आदी हो जाता है ना, तो जो फिजिकल इंटरेक्शन वाली बात ही नहीं रहती उसमें। और ऐसे बच्चे ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स निकलते हैं, फिर आगे जाके सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी जी। ये चीज तो है, इसके ड्रॉबैक्स हैं कहीं ना कहीं। या फिर कह सकते हैं कि जो डिजिटली जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको, जैसे आपने बोला कि लास्ट में आप दे रहे हैं, तो वो कैसे वर्क कर रहा है? जैसे पूरा आपने बच्चों को बैठा के इंडिविजुअली केयर करके सबको पढ़ा दिया। डिजिटल कंटेंट की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, उसकी अपनी जगह अहमियत है। हाँ, लेकिन उसी पे बच्चा डिपेंड रह जाए या बार बार उसको बताकर उसका टाइम पास किया जाए, हाँ, तो जहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ये काम होता है, और जहाँ मार्केटिंग ज्यादा हो जाती है बच्चे मुतासिर होकर उसकी तरफ चले जाते हैं, और जो पहले काम होना है उनका, हाँ, एक्सप्लेनेशन का, अंडरस्टैंडिंग का,
प्रैक्टिसिंग का, टेस्ट और असेसमेंट का, लेक्चरर से डाउट क्लैरिफिकेशन का, ये जो 9 सीढ़ी वो चढ़ना है वो नहीं चढ़ रहे जी। और वो डायरेक्ट 2 सीढ़ी से 12वीं सीढ़ी पे जाना चाहते हैं। ये कंसोलिडेशन का भी शायद आपके पास निज़ाम बहुत तगड़ा है, सुना मैंने। जी स्कॉलरशिप वगैरह भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी। तो ये चीज़ कैसे काम कर रही है, क्योंकि अखराजात भी हैं आपके पास जो आपको निकलवाने हैं और सैलरीज वगैरह भी प्रोवाइड करनी है सबको, एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाना होता है, कैसे वर्क कर रहा है अभी सब? हमारा ज्यादा फोकस गुज़िश्ता सालों से जी। कंसोलिडेशन पे ही रहा है। एक्सपेंशन के मुकाबले में कंसोलिडेशन पे मैं ज्यादा यकीन रखता हूँ। ओके। क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम है। एक्सपेंशन भी होना चाहिए। यहाँ पर कंसोलिडेशन में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, सुपरविजन होता है और काम कंट्रोल में होता है। तो ये और फी कंसेशन वगैरह कुछ होता है बच्चों के लिए 11th-12th के? कॉलेज में है, ऑफर्स हैं उसके लिए। अच्छा, क्या क्या है वो? ये एसएसएलसी में जो भी 90 प्लस लाएंगे उनको 75% फी कंसेशन। तब आप देख लीजिए 70,000 फीस में अगर हम 100 बच्चों को 75% फी कंसेशन दे रहे हैं 90 प्लस के, और 85 प्लस के 100 से ज्यादा बच्चों को हम 50% कंसेशन दे रहे हैं। फिर हॉस्टल में भी 50% कंसेशन दे रहे हैं। कंसेशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? ज्यादा अच्छा है। एक चीज, विजडम के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी कुछ दोस्त रहे हैं यहाँ से बिदर में जब मैं काम करता था उस दौरान पे। उन लोगों का कहना है कि विजडम में खाना बहुत अच्छा मिलता है। क्या है खाने के पीछे कहानी है? खाना हमारे पास, बच्चा देखिए 3 चीजों से हॉस्टल में रहता है। एक तो एजुकेशन अच्छी हो, बिल्कुल। दूसरे एकोमोडेशन अच्छा हो, तीसरे खाना अच्छा हो। हाँ, तो खाना अच्छा है वो मीनू हम देते हैं, और फिर हम खुद एक टाइम का खाना लंच हॉस्टल में बच्चों के साथ करते हैं, जस्ट टू क्वालिटी चेक। हाँ, और लेक्चरर भी वही खाते हैं जो बच्चा खाता है, सबके लिए यूनिफॉर्म। तो ये जो मेन्यू है वो बच्चों के अनुसार सेट होता है? जी हाँ, बच्चों के अनुसार सेट। क्या बताओ आज क्या खाना है? खैर वो तो देखना पड़ेगा, उतना याद नहीं है। सही है सर। तो खाने पे इतनी तवज्जो, क्योंकि पेट खुशबाश रहेगा बच्चा अगर खाना अच्छा मिलता है तो। खाना अच्छा देना चाहिए। तबीयत भी बिगड़ जाती है ना खाना अगर सही से नहीं होता है तो। हाँ सही है। सेहत का बहुत, हालांकि बहुत से इश्यूज हॉस्टल्स के आप न्यूज में जी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, फूड पॉइजनिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हमारे पास अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सही है सर। ये एक मॉरली फिट सोसाइटी का जो तस्वुर है वो आप एजुकेशन के बिना देख सकते हैं, या फिर एजुकेशन का क्या किरदार है इसमें? और फिलहाल बिदर में आपको लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, एजुकेशन में काम करने की, और या फिर आपका इंस्टीट्यूशन जिस तरह से काम कर रहा है उसमें कुछ रेवोल्यूशन आया है? मॉरली एजुकेशन का रोल मॉरली किसी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो ये बच्चों को सिर्फ मार्क्सवादी बनाया जा रहा है जी, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एथिक्स और मॉरल एजुकेशन अफेक्ट हो रहा है। तो उसको भी इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैंने स्कूल में मैंने खुद सिलेबस बनाया है केजी से 10th तक का। केजी से 10th तक का सिलेबस आपने डिजाइन हाँ, किया? मॉरल का, मॉरल अच्छा। एंड एथिक्स के नाम से वो हमारे पास पढ़ाया जाता है। एक
अलग से सब्जेक्ट की सूरत में। अलग से सब्जेक्ट की सूरत में उसका एग्जाम भी लिया जाता है। और भी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए आउटिंग जरूरी है, विजिट जरूरी है। वो काम होना चाहिए। सिर्फ कॉपी किताब की दुनिया से मॉरल नहीं सीखते, समाज से कनेक्ट करना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोसाइटी में ये अभी बिदर का मैंने जैसे आपको पूछा, कुछ चेंज देखते हैं आप? एजुकेशन की कितनी अभी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे? बीदर तो अब एजुकेशन का हब बनता जा रहा है। हाँ। और एक छोटी आबादी है। और पहले के मुकाबले में पढ़ रहे हैं। और न्यू जरूरत है। जनरेशन बहुत जरूरत है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने फोटोज आप देख रहे हैं होर्डिंग्स पर, क्या ये सब बीदर के हैं? नहीं, अभी तो कभी इस पर आपने गौर किया है? तो वो इंडिया के किसी कोने के भी हो सकते हैं। तो बीदर के कितने फोटोज लग रहे हैं? बीदर वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें कितने एडमिशन हो रहे हैं? बीदर मेडिकल कॉलेज में कितने एडमिशन है? गौर करने वाली बात। गौर करना चाहिए इस पर। तो जिस तरह से आपने बताया कि बैनर्स पे बिदर के शायद बच्चे नजर नहीं आ रहे, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए आपको लगता है कि आपका इंस्टीट्यूशन अभी सही दिशा में जा रहा है? हमारा इंस्टीट्यूट भी जा रहा है और दूसरे इंस्टीट्यूट भी काम कर रहे हैं, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है जी। लेकिन मजीद इसको डाटा कलेक्ट करके कितने बच्चे 10th पास किए, कितने पीयूसी किए, वो डिग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत से बच्चे उसमें ड्रॉप हो रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, ये जरूरी है, उनको प्रोसेस करना है। अभी देखिए, हमने रिंग कमांडर शमीम अख्तर को मोटिवेशन के लिए बुलाया था। हमारे बगल में इतना बड़ा एयर फील्ड है, एयरफोर्स के नाम से। हाँ, यहाँ पायलट तैयार होते हैं जी। हाँ, तो क्या बीदर का एक दो बच्चा तो है। तो ये भी सोचने की बात है। अभी जो कॉलेज स्टार्ट करने के पीछे क्या ख्याल था सर आपका? तस्वुर क्या था सबसे पहला? कॉलेज स्टार्ट करने की भी एक छोटी स्टोरी है। जैसा कि आप जानते हैं 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट टेबल की गई पार्लियामेंट में। तो 2007 में हम वी आर ओनली द पीपल विजडम की तरफ से हमने इंटेलेक्चुअल टॉक बीदर शहर में पहली मर्तबा मैंने रखा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे विजडम स्कूल में रखा। हमारे बुजुर्ग सहाफी खाजी अरशद अली साहब, चीफ एडिटर बीदर की आवाज और सुर्ख जमीन, अल्लाह उन्हें सेहत व आफियत से रखे। हाँ, उनके मोटिवेशन पर उन्हें गेस्ट बुलाकर और सैयद तनवीर अहमद साहब, ये दोनों ने प्रेजेंट किया, डिस्कशन हुआ पहली मर्तबा। और उसका लर्निंग आउटकम ये आया कि बीदर शहर में जो 12th की स्टूडेंट हैं, खास तौर से लड़कियां साइंस के एक एक सब्जेक्ट के लिए शहर के एक एक कॉर्नर पर जा रहे हैं। सुबह 6 बजे उठना, एक जगह जाना, पूरा शाम के 8 बजे तक कहीं फिजिक्स के लिए जा रहे हैं, कहीं केमिस्ट्री के लिए, कहीं मैथ्स के लिए, कहीं बायोलॉजी के लिए। तो एक शेड के नीचे पीसीएमबी की बीदर शहर के लड़कियों के लिए एक 6 महीने की 12th के लड़कियों को कोचिंग होनी चाहिए। हाँ, तो वो हमारे गले पड़ गया और हमने एकेडमी शुरू कर दी। अभी स्कूल हमारा 6-7 तक था, हम 12th के गर्ल्स को कोचिंग शुरू कर दिए। वो एक
3 साल चला, उससे इंस्पायर होने के बाद कुछ खैर खाओं ने मशवरा दिया कि आप जो एफर्ट्स इसके लिए लगा रहे हैं, हाँ, इतने ही एफर्ट्स में एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलेज चलाया जा सकता है। हाँ। तो हमने कॉलेज शुरू किया। ओके, पहले 3 साल आपने सिर्फ कोचिंग दी है? हाँ, वो भी सिर्फ लड़कियों को? और कॉलेज में भी मेरी ख्वाहिश थी कि एक मॉडल गर्ल्स कॉलेज बनाऊं। 4 साल तक मैंने सिर्फ गर्ल्स को लिया, मॉडल गर्ल्स कॉलेज। हाँ, तो मैंने अच्छा उसमें सक्सेस रहा, लेकिन चूंकि स्ट्रेंथ और एक्सपेंडिचर का मसला आ रहा था, तो एक साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट का गर्ल्स कॉलेज 25 साल से वहां स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, आप खाली गर्ल्स को लेंगे तो कैसा सर्वे करेंगे, सस्टेनेबल कैसा मॉडल होगा आपका। तो फिर मैं बॉयज को लिया तो उनकी बात सही हुई, 2 सेक्शन बॉयज के होगा, 1 सेक्शन गर्ल्स का। और ये बॉयज, गर्ल्स तो कहीं जा रही थी नहीं, यहीं बीदर में पढ़ती थी। बॉयज बेंगलुरु, बेलगाम, रायचूर, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज निकल गए हो। अभी इतने बच्चे पास आउट हो चुके हैं यहाँ से, कोई एलुमनाइज? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एलुमनाइज में अब एक यूएसए में है, फजलुल हक साहब एडुकेट का बेटा अनवरुल हक। क्या कर रहे हैं अभी वो? हाँ, वो एमएस किया और वहां जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद। हमारे अलुमनाइज में एक आईआईटी दिल्ली में, पीजी आईआईटी में उसे सिलेक्ट कर लिया गया। जियाउल हसन, कुलसुम गली के खतीब साहब का पोतरा है। अच्छा। हमारे अलुमनाइज में डॉक्टर चंद बसप्पा है, साक्षी हैं, मीनाक्षी हैं, और एक एमएस समरीन कौसर हैं, काबिल जिक्र, फर्स्ट बैच की, जो केजी से हमारे पास पड़ी बच्ची, वीटीयू को टॉप की हो ट्रिपल ई में जीएनडी से, उसके कई होर्डिंग्स जीएनडी वालों ने लगाए। और बाकी प्रोफेशंस में है कुछ? मेडिकल प्रोफेशन में कुछ स्टूडेंट एमडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस? हाँ, कर रहे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे कि सर आ जाओ, आपका तो मुफ्त में इलाज कर देंगे हम लोग कभी। है, वैसे भी है। खुशी होती है इन सब बच्चों को देख के? जी जी, बात होती है भी? होती है, बुलाता हूँ उनको। उनकी बाज़ाब्ता एक एसोसिएशन बनाने का भी हमारा प्लान है। एलुमनाई एसोसिएशन जरूरी भी है सर। हाँ, क्योंकि इसमें जो नेटवर्क बनता है ना, इसमें ये आपस में एक तो मुत्तहिद रहते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। सही है, सही, और होनी भी चाहिए। और उनको एक अटैचमेंट है, हम यहाँ पढ़े, हमारा बचपन यहाँ गुजरा, और शायद वो लोग भी शायद इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट कर पाए किसी तरह से, चाहते हैं। और यहाँ से जो बच्चे मिल रहे हैं उनको जो आगे गाइडेंस चाहिए होगा करियर का, वो सबसे बेस्ट तो इन्हीं लोगों से मिलेगा। कब कर रहे हैं सर फिर? नेक्स्ट ईयर पूरा प्लान रेडी है? मतलब प्लान रेडी है। टच में है सब। बस उनको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो नीट की हम लोग बात कर रहे थे सर, इसमें एक जो आम सा परसेप्शन बना हुआ है, पेरेंट्स का भी है, बच्चों का भी है, रिपीट करने से लोग डरते हैं क्योंकि उसमें वक्त का कहा जाता है कि बर्बादी होती है बहुत। तो आपके नजदीक रिपीट करने की क्या अहमियत है, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके लिए बतौर खास आपके कॉलेज में सहूलियात भी हैं कुछ? पहली बात तो यह है कि हमारे पास प्रोग्राम ऐसा है, 2 साल में बच्चा डॉक्टर बन जाए, यानी 11-12 पढ़ते ही जो नीट फर्स्ट अटेम्प्ट देता है उसे मिल जाना चाहिए जी। अगर वो मेहनत करता है, हमारे शेड्यूल के लिहाज से वर्क करता है। मिल गया ठीक है, किसी वजह से नहीं मिला तो हमारा एडवाइस है कि अगर उसने मेडिकल का ख्वाब देखा है और वो रियल एस्पिरेंट है तो 1 साल रिपीट करना चाहिए। हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो जिनका रियल ख्वाब था और वो सिंसियर होते हैं रिपीट करने के, जब रिपीट करते हैं तो बहुत सीरियस हो जाते हैं। हाँ,
और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो हमने 202 मार्क्स हमने एक लड़की के बढ़ाए हैं, हादिया अजीम। अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट First- से सेकंड अटेम्प्ट में ये हाँ, डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत कम एकेडमीज कॉलेजेस देते हैं। 202 का 202 मार्क्स आपको 50 हाँ 50 60 55 ऐसे तो नॉर्मली दिख जाता है। 100 तक जाएगा। 202 कौन करेगा? तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम इसमें मिस कर रहे हैं, तो मेरा एडवाइस है कि वो रिपीट करें और अपने ख्वाब को हकीकत में कितने बदलें। साल आपके हिसाब से लगता है कि देने चाहिए? 1 साल तो करना चाहिए, चूंकि उसकी रीजंस हैं। एक तो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं। अभी 16 लाख से ज्यादा लास्ट ईयर नीट एग्जाम दिए देने वाला। अब ये साल अभी चल रहा है और उम्मीद है कि एग्जाम अपियर होने वाले और बढ़ जाएंगे, एस्पिरेंट बढ़ जाएंगे, तो उससे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो बच्चों का और इंस्टीट्यूट का उसमें कम कसूर है। जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो स्ट्रेस ज्यादा ना लें, किसी वजह से वो मिस कर रहे हैं, तो मेरा एडवाइस है कि वो अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने रिपीट करें। रिपीटर्स के लिए कुछ अलग प्रोवाइड कर रहे हैं आप? हाँ, उनका सेपरेट बैच होता है क्या? रिपीटर का एक्सक्लूसिव सेपरेट बैच होता है। उसका एक्सक्लूसिव प्रोग्रामिंग अलग होती है पूरी, और उसकी प्रोग्रामिंग गारंटी सीट की रहती है। अभी सीट भी बढ़ रहे हैं, मोर देन 1 लाख ऑल इंडिया लेवल पर सीट है। अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ किया है उसमें। हाँ, खुद कर्नाटक में सीट ज्यादा हो गए। हमारे HK रीजन वाले के लिए 1500 के करीब सीट हो गए हैं। और अभी मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर और मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाएंगे। तो रिपीट करने से फायदा होगा, रिपीट करना चाहिए। हमारे पास ऑफर्स भी हम दे रहे हैं, जो 500 एंड अबव लाते हैं उनके लिए 75% फी कंसेशन, जो 450 लाते हैं उन्हें 50% कंसेशन। हाँ, और ये जो रिपीटर्स हैं, इन लोगों में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं आप? मतलब एक साल जो दे रहे हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है बच्चों? मिल रहा है। कितने परसेंट ऐसे हैं जो मान लीजिए पूरा एक बैच है रिपीटर्स का, उसमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जो एक साल देने के बाद, रिपीट करने के बाद कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं? उसमें 2 चीजें हैं। हाँ, एक तो है जो थोड़े मार्जिन से जाते हैं। हाँ, वैसे मोर देन 20% अचीवमेंट आ जाता है। ओके। अब जिनका 200 250 मार्क्स है, फिर इरेगुलर हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, सीरियस नहीं है, कभी ऑनलाइन प्रोग्राम को चले आते हैं, कभी क्लास को आ जाते हैं, तो वैसे लोगों की गारंटी नहीं रहती। एक तो उनका गैप बहुत ज्यादा है फिलअप करना, क्योंकि अभी अगर कोई मेडिकल सीट के लिए सीरियस रहेगा तो मुझे लगता है कि ऐसी तो हरकतें करेगा नहीं स्टूडेंट, है ना? हाँ, सही है। सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है, और रियली बच्चा ख्वाब देखना। पेरेंट ख्वाब देखने से भी कुछ नहीं होता। ये बात बहुत अच्छी है आपने पूछी है। पेरेंट ख्वाब देखते हैं और बच्चे को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ने के लिए कहते हैं, जिससे सुसाइडल सेंसेशन क्रिएट हो रहे हैं। और बच्चा क्लास से दूर होता है, कटता जाता है सिस्टम से। बिल्कुल सर। तो बच्चा ख्वाब देखे, उसके लिए पेरेंट्स मेहनत करें, सहूलतें दे, मोटिवेट करे, कॉलेज मेहनत करे, तो वो रियलिटी में बहुत जल्द बदल जाता है। उल्टा मामला है। ख्वाब तो अभी तो आप कोटा कहते हैं कि इंडिया में हर 3 में से 1 बच्चा कोटा से जाता है। सुसाइड कैपिटल है सर। हाँ, तो लेकिन वहां पर भी रिपीट 13-14 लगे हुआ है।
बोर्ड। तो मेडिकल सीट के लिए आजकल 1 साल, या अगर किसी वजह से न मिल पाए तो 2 साल भी रिपीट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि डॉक्टर भगवान के बाद इस समाज में किसी की स्थान है तो वो डॉक्टर का है। हाँ, कहा जाता है ये। कहा जाता है। कुछ लोग तो बताते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। हाँ, इंसान की जान बचाता है। डॉक्टर्स का महत्व तो बहुत है सोसाइटी में, हाँ। होने भी चाहिए। अब वो बेंचमार्क हम लोग पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में। मैंने आखिरी बार सर आपसे मुलाकात की थी, आप बसवा कल्याण आए थे। जी जी। मैं पढ़ा हुआ हूँ क्रिसेंट कॉलेज का। अच्छा, गुड। तो वहाँ पे एलुमनाइज को उन्होंने बुलाया था बाद में, 5 साल कुछ प्रोग्राम कर रहे थे वो। तब मैंने आपकी स्पीच सुनी थी, और एक चीज़ मुझे आपकी उसमें बहुत पसंद आई थी, जो आपने बात अब आज फिर इस इंटरव्यू में भी रिपीट की, कि 800 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है कमोवेश, उसमें किसी एक का भी दूसरे के साथ ना तो थंब इम्प्रेशन मैच हो रहा है, ना तो आई बॉल्स मैच हो रही। हर कोई अपने अपने अंदाज में इनफरादियत रखता है, हर कोई यूनिक है। हालांकि ये चीज़ पेरेंट्स थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं आजकल के, या फिर खुद भी समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और हम खुद भी नहीं जान पाते हैं कि हम लोग किस वे में यूनिक है। जी उसके लिए वो साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह की चीज़ें आपने रखी थी, वो टेस्ट मैंने भी दिया था जी अपने जी। कॉलेज में, और शायद एसआई की तरफ से ही कुछ वो फ्राहम हुआ किया जा था। रहा था। जी जी। तो वो जब उसका रिजल्ट मेरे हाथ में आया था, पहले नंबर पे जो प्रोफेशन आया था जर्नलिज्म। गुड गुड। आपने उसे ऑप्ट कर लिया कर और लिया आज एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपसे चलो, बात ऐसे करके ही। बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं शायद आपसे भी पूछना चाह रहा था कि नक्शे पा देखते हैं, अपने कदमों के निशान देखते हैं पीछे, तो कोई पछतावा, कोई रिग्रेट है, या फिर अच्छा लगता है कि नहीं जैसा भी सफर रहा अच्छा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अच्छा लगता है। जी। अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। मुझे पूरे पेरेंट्स का और बीदर के अवाम का मुझे कोऑपरेशन रहा, उनका भरपूर एतमाद रहा, और हर मैदान में मैं कामयाब रहा, और मेरे तजुर्बात कामयाब रहे। मैं उसे शेयर करता हूँ। मैं स्कूल मैनेजमेंट्स, एजुकेशन माइनॉरिटीज मैनेजमेंट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ कर्नाटक का। अच्छा। मैनेजमेंट के हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है, एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। अभी रिटायरमेंट का कुछ प्लान है या फिर और सोचा है कंटिन्यू करेंगे सर? अभी न्यू जनरेशन साथ है। हाँ, तो अभी कुछ और साल चलेंगे, और कुछ चलेंगे जब जब तक तक। थोड़ा दम खम बाकी है। हाँ, सेहत साथ दे रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। ठीक ठाक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मतलब कंटिन्यू करेंगे? जी जी। चलिए सर, हमारी भी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपकी जितनी भी नेक मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी हों, और बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवालात थे वो शायद पूरे हुए होंगे। नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़ के जाइए, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हम लोगों की छोटी सी पहल है, ये सोशल स्फीयर चैनल का नाम है हमारा, ये टी कास्ट। जी जी। कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आप जैसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उनके ख्यालात सामने ला पाएं, ताकि जो एक सोसाइटी है, जो लोग बैठ करके मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट उन तक भी पहुंच सके। सही। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो भी अगर उनको बोल दें, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें चैनल को। कर लेंगे। चलिए फिर, बोला नहीं सर आपने, हालांकि you, इसके अंदर thank you. कुछ है नहीं। नहीं, Thank आप बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लो सोशल। सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सर के बतौर खास, वो हाँ। लोग तो कर ही सकते हैं। आप मान लीजिए गुरु दक्षिणा दे रहे हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना फीडबैक, और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। बोर्ड से लेकर पूरा पेंटिंग और अट्रैक्शन 25 साल से जिन स्कूलों के बोर्ड नहीं बदले, बोर्ड बदले गए पेंटिंग
बच्चे पढ़ रहे होते हैं गाँव में। आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर कहीं ना कहीं कोई कमी है तो हमारे इल्म में भी आती है। उस जमाने में मैं 30,000 रुपीज